हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं के.एम. राठौर सर और हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री। कल हमने बात की थी सिलेबस के बारे में और चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहला वो है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में बात की जाए तो हमने आपसे कहा था कि कोई भी पदार्थ हुआ, उस पदार्थ की जो अवस्था है वो मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर डिपेंड करती हैं। एक तो उसके बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल और दूसरा है वो है उसमें ऊर्जा। यदि अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल हैं, उसमें ऊर्जा कम है, तो ऐसी कंडीशन में वह ठोस अवस्था में होगा और यदि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, आकर्षण बल कम है, तो फिर वो द्रव या गैस अवस्था में होगा। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों कारकों पर, यह हमें याद रखना होगा। बात कर रहे थे हम सॉलिड स्टेट के बारे में, ये 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर था हमारा वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पदार्थ जो होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और ठोस के बारे में बात की थी कि ठोस क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में अर्थात एक निबिड़ संकुलित संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान रहे कि ठोस पदार्थ क्या होंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधित होते हैं और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में अर्थात निबिड़ संकुलित संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनके गुणों के बारे में पढ़ा था कि ठोस पदार्थों के गुण क्या होंगे। कल मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर लें उनको तो बेटर रहेगा। पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए तो बेटर है। सबसे पहले बात की थी हमने कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, उन ठोस पदार्थों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण पाए जाते हैं। उनमें अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। अवयवी कण एक नियमितता के साथ रेगुलेटरी में व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा ठोस पदार्थ दृढ़ व कठोर होते हैं, असंपीड्य हैं, अर्थात इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ठोस जो पदार्थ होते हैं, इनका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान कन्फर्म होता है, अर्थात निश्चित होता है। एक और बात हम देखें यहाँ पर कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, इन ठोस पदार्थों के गलनांक के मान उच्च होते हैं और ठोसों में द्रवों के समान प्रवाह होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे पदार्थ ठोस पदार्थ होते हैं। और ठोसों क्लासिफिकेशन हमने किया था कि ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बात की थी हमने ठोसों का वर्गीकरण किया था, ठोसों का वर्गीकरण कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यह है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड, ये दो प्रकार के ठोस पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम बात करेंगे आज क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद आपको याद हो कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टलीय ठोस। तो ध्यान सुने भैया, क्रिस्टलीय ठोस क्या है।
ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि क्रिस्टल ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है वह दीर्घ परासी होता है। कैसा होता है? दीर्घ परासी। इस प्रकार से एक नियमित अरेंजमेंट इनका होता है, एक रेगुलरिटी इनके अंदर मिलती है और एक लॉन्ग जो रेंज है वहाँ तक फैले रहते हैं, जैसे ए बी इस प्रकार से हैं, लॉन्ग रेंज तक इनकी व्यवस्था होती है। तो ऐसे जो ठोस होंगे उन्हें कहा जाता है क्रिस्टल ठोस। ये देखिए आप, एक लॉन्ग रेंज तक होता है, इसलिए कहा था हमने कि क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परासी व्यवस्था में ये होते हैं। इसके साथ साथ जो क्रिस्टल ठोस हैं, इन क्रिस्टल ठोसों में विदलन गुण पाया जाता है। विदलन का मतलब होता है तोड़ना, अर्थात जब इनको तेज धार वाले औजार से तोड़ा जाता है तो ये अनियमित भागों में टूट जाते हैं, दो समान भागों में टूट जाते हैं। इन्हें कहा जाता है क्रिस्टल ठोस। विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जब इनको तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो एक रेगुलरिटी इनके अंदर होती है, समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और एक और बात कि जो क्रिस्टल ठोस हैं, ये क्रिस्टल ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। भाई विषम देशिकता का मतलब क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुणों जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मेजरमेंट करने पर, मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, जिसे हम विषम देशिक कहते हैं और इस गुण को ही विषम देशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विषम देशिक क्या होंगे और इन ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स, वास्तविक ठोस भी इनको कहा जाता है। तो ध्यान रहे, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु या आयनों, परमाणु, अणु या आयनों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। गुणों के बारे में बात की थी हमने, क्या गुण होंगे इनके, जैसे आप देखें प्रॉपर्टी क्या है इनकी। सबसे पहली बात तो ये अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। निश्चित ज्यामितीय, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। निश्चित ज्यामितीय संरचना होती, इसका मतलब ये हुआ कि जो ठोस पदार्थ हैं, उन ठोस पदार्थों की बाहरी और आंतरिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें क्या होती है? नियमितता होती है। इसलिए लिखा हमने यहाँ पर कि अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स। इन्हें वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। रिलेटिव में होते हैं, ये काफ़ी सॉलिड हैं, ऐसे सब्सटेंस होंगे, इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी मतलब लॉन्ग रेंज दीर्घ परासी व्यवस्था
पाई जाती हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परासी से मतलब आप समझे होंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण एक नियमितता के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ लॉन्ग रेंज तक फैले रहते हैं। इनमें नियमितता होती है, काफ़ी दूरी तक ये फैले रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दीर्घ परासी व्यवस्था। इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ परासी व्यवस्था कहेंगे। इसके अलावा 14 पॉइंट हैं, ये विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं, ये विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मतलब हुआ कि जब इनको तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो ये समान भागों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा है क्लीवेज प्रॉपर्टी, अर्थात विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। और एक पॉइंट लिखा था हमने कि इन ठोसों में ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषम देशिक क्या है? अभी मैंने बताया आपको, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन में लिखवाऊंगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, हर चीज़ समझने में आएगी। विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। सब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब हम लिखेंगे। समदेशिकता क्या है, विषम देशिकता किसे कहेंगे, हैं? तो ध्यान रहे, यह है विषम देशिक। विषम देशिकता का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टल ठोस, यदि उन क्रिस्टल ठोसों के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, उनके भौतिक गुणों की बात की जाए, जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, कठोरता एवं अपवर्तनांक, इन सभी का यदि मेजरमेंट किया जाता है भिन्न भिन्न डायरेक्शन के अंदर, तो हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको विषम देशिक कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को ही विषम देशिकता कहा जाता है। तो यह है क्रिस्टल ठोस। और इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने होंगे। क्रिस्टल ठोसों के एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए आप। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या एग्जाम्पल इनके, जैसे हम देखें NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हैं। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। डायमंड है, हीरा, इसके अलावा क्वार्ट्ज हैं, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, बहुत सारे मेटल वगैरह हैं, कॉपर, जिंक, ये सब इनके एग्जाम्पल होंगे क्रिस्टल ठोसों के, हैं। बेंजीन हैं, बेंजोइक एसिड हैं, बेंजीन, ETC, ये सब क्रिस्टल ठोसों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान रहे, जिंक सल्फाइड रहा, बहुत सारे हैं प्रकृति के अंदर। केवल कांच, रबर और प्लास्टिक को छोड़ करके बाकी जितने भी ठोस हैं वह सब क्रिस्टल ठोसों में सम्मिलित होने वाले होंगे। केवल आपको कांच को याद रखना है, रबर याद रखना है और प्लास्टिक, पॉलीमर जो होते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस हैं, रबर और प्लास्टिक। पॉलीमर जो भी हैं, मैंने आपसे कहा था पॉलीमर बहुत सारे, जैसे नायलॉन 6 रहा, नायलॉन 66 रहा, इसके अलावा ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, रेसे, फाइबर जो होते हैं वो भी अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी पॉलीमर हैं, सेलोफेन हैं, PVC हैं, टेफ्लॉन हैं, पॉलीयूरेथेन हैं, ये जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत। बाकी जो बचे हैं सब वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, ये है क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक आता है हमारा, वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस सेकेंड टॉपिक अपना वो है अक्रिस्टलीय ठोस, अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ध्यान सुनना बेटा। अक्रिस्टलीय ठोस बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आएगा हमें। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे हमने बात की क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में।
तो कृष्ण ठोसों में तो अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना थी, लेकिन अकृष्ण ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती, अर्थात अनिश्चित ज्यामितीय संरचना इनकी होती है। क्योंकि इनकी बाहरी और आंतरिक व्यवस्था यदि देखी जाए तो बाहरी और आंतरिक व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, इसलिए इनको कहा जाता है अकृष्ण ठोस। तो ध्यान सुने, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। अकृष्ण ठोस क्या है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों और अवयवी कणों से मतलब क्या हुआ? परमाणु, अणु या आयन, इन्हें कंपोनेंट पार्टिकल कहा जाता है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई आयन हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती। निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है, अकृष्ण ठोस कहलाते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? अकृष्ण ठोस कहलाते हैं। बहुत आसान चैप्टर हैं, हर चीज़ समझने में आएगी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट अपने आता है, आप जानते हैं इस बात को। और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है। एक एक मार्क के जो यानी एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी उठा के डाल देता है, इसलिए ज़रूरी होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ें वो क्लियर होना चाहिए, जहाँ एग्जाम्पल होंगे वो भी हमें लर्न करने, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कृष्ण और अकृष्ण ठोस होगा। कुछ आपको सॉलिड्स वो दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनको कृष्ण और अकृष्ण ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, उस क्वेश्चन के आंसर भी हम देखेंगे, तो ध्यान रखना होगा हमें। इनके गुणों के बारे में बात की जाए, क्या गुण इनके होंगे, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी इसकी होती है। सब अकृष्ण ठोसों के गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे कि अकृष्ण ठोसों के गुण क्या होंगे। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात तो इनमें कणों की अनियमित व्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये है, इनमें कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। अनियमित व्यवस्था होती है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, इन्हें आभासी या अतिशीतित द्रव माना जाता है। ध्यान दें भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अकृष्ण जो ठोस होते हैं इनको अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। अतिशीतित द्रव आभासी यानी कि स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड इनको कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि जो अकृष्ण ठोस होते हैं, इन अकृष्ण ठोसों में द्रवों के समान प्रवाह होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण इन्हें हम आभासी या अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसका रीजन ये है कि इस क्रिया को संपन्न होने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव माना जाता है। कांच इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे हैं। कांच की हम बात करते हैं, कांच जो होता है उस कांच में द्रवों के समान प्रवाह होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और बहुत धीमी गति से। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे कांच पर कोई प्रकाश विकिरण आपतित होती है
तो कांच धीरे धीरे मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को संपन्न होने में कई साल लग जाते हैं और कांच निचले भाग से आंशिक रूप से मोटा हो जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आभासी। केवल आभासी हैं, आभास होता है और अतिस्थिति द्रव हैं, द्रवों के समान प्रवाह होने की प्रवृत्ति है, बहुत धीमी गति से, इसलिए ऐसे ठोस आभासी या अतिस्थिति द्रव होते हैं। बात करेंगे, क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि अतिस्थिति द्रव क्या होंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा यह है, इनमें अवयवी कणों इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी इनमें अवयवी कणों की लघु परासी यानी शॉर्ट रेंज कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? अल्प दूरी तक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लघु परासी। मतलब नियमितता नहीं होती, एक कण हो गए ए बी ए, फिर आ गया ए, इस प्रकार से इनमें शॉर्ट रेंज हैं, ए बी ए आ गया, इस तरीके से। तो क्या होगा? अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती। अगला पॉइंट ये है, ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते, ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात इन्हें जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो ये असमान भागों में टूट जाते हैं, इसलिए ये क्या हैं? ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि क्रिस्टल ठोस होंगे वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं और जो अक्रिस्टल ठोस होते हैं वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखना है, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात जब इन ठोसों के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, भौतिक गुणों की बात की जाती है, तो इनकी विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, कठोरता एवं अपवर्तनांक का जो मान है वह सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, इसलिए इसको समदेशिक कहते हैं और इस गुण को ही समदेशिकता कहा जाता है। जैसे कांच की बात करते हैं, कांच पर जब कोई प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो कांच में प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, अर्थात उसके अपवर्तनांक का जो मान है वह सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें समदेशिक प्रकृति के कहा जाता है। ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये हैं अक्रिस्टल ठोसों के कुछ गुण, कणों की अनियमित व्यवस्था है, अर्थात इनकी बाहरी और आंतरिक व्यवस्था डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। इन्हें हम आभासी या अतिस्थिति द्रव कहते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल्ड लिक्विड इनको कहा जाता है। अवयवी कणों की शॉर्ट रेंज है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात जब इनको तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो अनियमित भागों में ये टूट जाते हैं। तो ये थे अक्रिस्टल ठोसों के गुण। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए आप एग्जाम्पल क्या होंगे इनके। कांच महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, कांच है, रबर हैं एवं प्लास्टिक। कांच, रबर एवं प्लास्टिक इनके एग्जाम्पल होंगे। कांच, रबर और प्लास्टिक, याद रखना पॉलीमर सब इसी में आते हैं अक्रिस्टल ठोसों के अंदर। तो ये थे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोसों में क्या डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोसों में अंतर। तो टॉपिक लिखिए आप, टॉपिक नोट करना, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोसों में अंतर। क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोसों में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन
क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। दोनों में क्या अंतर है? तो अभी हाल हमने बात की थी इनके गुणों के बारे में। देखिए आप एक तरफ लिखना क्रिस्टलेटोस और एक तरफ हम लिखते हैं अक्रिस्टलेटोस। अक्रिस्टलेटोस, क्रिस्टले एवं अक्रिस्टलेटोस दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सुनिए आप, सबसे पहले बात तो ये कि जो क्रिस्टलेटोस होते हैं, इन क्रिस्टलेटोसों की एक निश्चित ज्यामिति संरचना पाई जाती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर इनकी होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलेटोस। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति संरचना होती है उन्हें हम क्रिस्टलेटोस कहते हैं, और ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति संरचना नहीं होती उन्हें अक्रिस्टलेटोस कहते हैं। तो ध्यान सुनिए आप, ऐसे ठोस यही लिखें, इनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति संरचना होती है, निश्चित ज्यामिति संरचना होती। और इधर हैं, इनमें कणों की या अवयवी कणों की अनिश्चित ज्यामिति संरचना होती है, अनिश्चित ज्यामिति संरचना होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनके गलनांक के मान निश्चित होते हैं। क्रिस्टलेटोस जो होते हैं इनके गलनांक का मान क्या होता है बेटा? कन्फर्म में निश्चित हैं। इनके गलनांक का मान निश्चित होता है, तो ध्यान रखना है हमें, निश्चित होता है। मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलेटोस होते हैं इनके गलनांक का मान क्या है? निश्चित हैं, कन्फर्म होते हैं, और इनके गलनांक के जो मान होंगे, इनके गलनांक का मान अनिश्चित होता है, गलनांक का मान अनिश्चित होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हुए भी इनके। अभी और हम पढ़ेंगे, इनके गलनांक का मान निश्चित है और इनके गलनांक का मान अनिश्चित होता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बात करते हैं इसी के आगे की ओर। चौथा पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स इनको कहा जाता है, जैसा हमने बात की थी भी हाल। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। जबकि इन्हें आभासी यानी स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस या
या अतिशीतित द्रव माना जाता है, अतिशीतित द्रव माना जाता है। इसके अलावा इनकी जो गलन ऊष्मा है वो कन्फर्म होती, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जबकि हम देखें इनकी गलन ऊष्मा, इनकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है, इनकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। इसके अलावा ये विदलन गुण, ये विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं और इधर लिखना है ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते। बात की थी अभी हाल हमने कि जब तेज धार वाले औजार से इनको काटा जाता है तो क्रिस्टल एक नियमितता के साथ टूट जाते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, अनियमितता होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल ठोस क्या हैं, ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टल ठोस जो होते हैं प्रकृति के होते हैं, और अक्रिस्टल ठोस जो हैं ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये थे इनमें अंतर। एक और हम बात कर दें इनके शीतलन वक्र की। इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं वो असतत होते हैं और इनके कूलिंग कर्व जो होंगे, इनके शीतलन वक्र होंगे वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, अर्थात सतत होते हैं। तो ये हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, नोट कर लिया होगा। देखो एक और पॉइंट हम लिखा देते हैं यहाँ पर, कूलिंग कर्व जो हैं इनके किस प्रकार से होंगे। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, और इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं, रेगुलर। देखो किस प्रकार से होंगे। यह कूलिंग कर्व हम बनाते हैं, एक तरफ हमने लिया है टाइम और एक तरफ लिया है टेम्परेचर 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। तो इनके कूलिंग कर्व जो होंगे बेटाओ इस प्रकार से, इरेगुलर ऐसे होते हैं, असतत A, B, C और D। और इनके जो कूलिंग कर्व होते हैं, या हमने टाइम लिया, इधर हमने क्या लिया है टेम्परेचर 0, 20, 40 इस प्रकार से इनका कूलिंग कर्व आता है। मतलब शीतलन वक्र क्या होंगे, सतत होंगे, रेगुलर होंगे। तो यह थे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे और अक्रिस्टलीय ठोसों में किस प्रकार से डिफरेंस होता है वो ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, तो बात की हमने क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के में अंतर के बारे में, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन क्रिस्टलाइन सॉलिडों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती, जबकि इनमें कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती। ये दीर्घ परासीय व्यवस्था में होते हैं, ये लघु परासीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं, इन्हें हम आवासीय या अतिशीतित द्रव
माना जाता है। इसके अलावा इनके गलनांक के मान निश्चित होते हैं, इनके गलनांक के मान अनिश्चित हैं, इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है और इनकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है। ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं और ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके अलावा बात की हमने कि ये विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं और ये समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं और इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं ये इर्रेगुलर होते हैं, असतत होते हैं, जबकि इनके कूलिंग कर्व क्या होंगे, रेगुलर होंगे अर्थात सतत होंगे। तो ये थे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, बाकी यदि इनमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। तो ये थे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस। बाकी फिर अपन कल बात करेंगे आगे की ओर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।